नाजरीन, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का आगाज़, क्या करते रहे पाकिस्तान के अंदर और रिटायरमेंट के बाद क्या होता रहा पाकिस्तान में, और अब उनकी पकड़ हुई है। तारिक साहब, एक बंदा तो नहीं कर रहा था। आई थिंक अफसार मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि एक नेटवर्क था और उस नेटवर्क के अंदर सियासतदान भी मौजूद थे, एक पूरा निज़ाम काम कर रहा था। कौन है जो उनके दफ्तर में से नहीं गुजरता था? तो ये सिर्फ उन तक महदूद रहे या उनका जो हाई कमांड है जनरल कमर बाजवा, उनका भी नाम बीच में आना चाहिए ना, कि वो अकेला बंदा ये काम कर रहा था, ये अकेला नेटवर्क था, रोग एलिमेंट जिसको हम कहते हैं। तलत साहब, अभी ज़ाहिर है जैसे कि अभी सेनेटर पलवाशा खान ने बात की है कि ये चंद मिनट पहले, आधा घंटा घंटा पहले ये ख़बर जो है ये कम से कम हमने सुनी है, शायद पता नहीं एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता किस वक्त की गिरफ्तारी हुई है। ये बात ज़रा जहन में रखें कि जो अफसार साहब ने बात की है, मैं उन्हें एंडोर्स करते हुए से आगे की बात करूँगा कि ये सारा जो अमल हुआ है, जो गिरफ्तारी हुई है, ये कई माह की आर्मी की तहकीकात के बाद ये एक्शन लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लिया गया है। अब इसे सिर्फ चंद मिनटों में इसका मुकम्मल अहाता करना, वो कोई सियासी वर्कर हो, वो कोई जर्नलिस्ट हो, मुमकिन नहीं है। अफसार साहब ने भी जो बात की है वो भी उन्होंने पिछले सारे हालात पे एक अपना तज्जिया और तबसरा पेश किया है, जो मैंने कहा कि हम उसे एंडोर्स करते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो में आगे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो इस सिस्टम के ऊपर वो पॉलिटिकल, वो आपने कहा गया हर दफ्तर जो है वो वहाँ से होकर गुजरता था और वो भी हर दफ्तर के बीच में से होकर गुजरते थे, ये तो एक मुसलमान हकीकत है। अफसार साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हैं, जो हम जो मिसाल दे सकते हैं कि फैसलाबाद का घंटा घर था, पूरे सारी सड़कें उस तरफ जाती होती पूरे सिस्टम ने, हाँ जी वही से पूरे सिस्टम ने बहुत बुरी तरह सफर किया है पाकिस्तान में। बिकॉज ऑफ दैट बिगाड़ पैदा हुआ है, हर सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है। और अभी भी जो आपको ये कॉन्टीन्यूस एक वो जो डाउनफॉल नज़र आ रही है, वो सिर्फ मैशत की वजह से नहीं है, वो उन तमाम खराफात की वजह से है जो पैदा हुई हैं। देखिए, आप सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की रिटायरमेंट के बाद, वो जाहिर है उनकी कोई ना कोई उन्होंने ऐसा नेटवर्क चलाया हुआ था जो सियासत को और सहाफ़त को अभी भी कंट्रोल कर रहा था। ठीक, लेकिन जो उनकी करप्शन है ये टॉप सिटी वाली, और ये क्या जरा व्यूज को बताया ना, व्हाट हैपेंड टॉप सिटी में? देखिए, एक मालिक है कमर मोइज, उसने किसी ज़मीन खरीदी थी किसी खातून से। वो खातून कह रही थी कि इसने कब्ज़ा किया। उसने उस खातून को अप्रोच किया जनरल फैज़ के एक बंदे ने लंदन में, और कहा कि हम आपका मसला हल करवाएंगे। वो आई यहाँ पे, इन्होंने उनके साथ कुछ मामला तय किए और कमर मोइज को, उसके ससुर को और उसके रिश्तेदारों को उठा के ले गए रात को उनके घर घुस के, और बदमाशों की तरह पहले रमेश सिंह अरोड़ा जो MP हैं PMLN के, अभी भी हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनके घर में घुस गए। पता है कैसे? उनकी खवातीन को डराया धमकाया, दरवाजा तोड़ के। वो उन्होंने बताया, मुझे ये नहीं पता, आर्टिकल लिखा है ये बड़ी ये काफ़ी अफसोसनाक सारा वाक़या था। तो उस पर कागजात में उनसे दस्तखत करवा रहे थे, जिसमें 50% हिस्सा एक नजफ नामी शख्स के नाम था, जो उनके मुबैना तौर पे भाई हैं। मुबैना तौर पे नहीं, बाकी भाई हैं। हाँ, शायद ये नजफ ना हो कोई और, कोई खातून थी लंदन में, मासूमा उनका नाम था, और उनके नाम वो कह रहे थे 50% इसके 50% इसके आप कर दें और आप चले जाएं। तो ये मनी वो कितनी बड़ी टॉप सिटी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़मीन है, पूरी का पूरा टॉप सिटी ये मोटरवे के साथ है। खैर मैं ये तो एक एयरपोर्ट, ये एक बात है। पैमरा में DTH का जो खरीदारी हुई है, जो लाइसेंस जो मिला है डायरेक्ट टू होम, जी डायरेक्ट टू होम लाइसेंस, जो मेरी मौजूदगी में वहाँ ऑक्शन हुए थे, वो उसमें जनरल फैज़ का क्या रोल था उसके लाइसेंस के खरीदे जाने में? मेरा सवाल है आपसे। तो ये इनको पता है, जिनके पास जनरल फैज़ हैं इस वक्त, पूछिए उससे कितने पैसे का गबन किया सरकारी, वो सरकारी पैसा क्यों लगाया गया एक लाइसेंस खरीदने पे, क्यों लगाया गया, और वो निकला क्यों नहीं? क्यों इसलिए निकला कि पैसे खाए गए, और उसमें उससे पहले वाले DG भी थे और उनके भाई भी थे। इसके ऊपर मैं कागज पे क्या लिख रहा हूँ, OMG, ओ माय गॉड, मतलब ये कि ये तो बड़े हैरान। ठीक है, ये मैं तो आपको मामूली ये छोटी छोटी चीजें बता टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो 5-6 साल जो लूट मार इस बंदे ने और इसके गैंग ने मचाए रखी, मुझे शर्म आती है कि मैं कहूँ इसको, इसके नाम से जर्नैल लगा हुआ है। वो बच्चे जो आज और कल में शहीद हो रहे हैं,
वो तरक्की कर जाते तो वो जर्नैल होते ना। ये तो लूट मार के लिए आए थे और इस मुल्क को उन्होंने लूटा है, बाहर ले गए हैं। और मैं आपको एक तासुर की बात की इलियास ने, उसकी आमिर इलियास ने जो बात की है ना कि अदलिया के पास जाएगा, देखें जनरल फैज़ के साथ भी ये हुआ है कि इसको लोग समझते हैं PTI का जर्नल था। अब नए आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ये तासुर कायम कर दिया जाना कि वो PTI के जज हैं, ये PTI बार-बार आज भी क्या है, PTI के उनकी लीडर्स पहले नोटिफाई कर दें आप। कहते फिर बहुत अच्छे जज हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, जानता हूँ हाई कोर्ट से उनको ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन उनके काम को, उनके बारे में ये तासुर पुख्ता कर दिया उन्होंने कि वो आने वाला चीफ जस्टिस हमारा है। जिस तरह इनके बारे में भी, जिस तरह ये जुडिशरी के खिलाफ खुद है, GHQ के खिलाफ खुद है, इस तरह ये इन्हें तासुर। दैट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन। इसके ऊपर आइएगा कि ये तो फिर इट्स अ पेंडोरास बॉक्स, कौन सा केस छोड़ेंगे और कौन सा केस पकड़ेंगे। देखिए मंसूर अली शाह साहब को इन्होंने फंसा दिया है, वो एक फैसला तो दे बैठे हैं और वजातों के लिए तकरीरों पे आ गए हैं, नहीं आना चाहिए था। अब उनको कह रहे हैं जो इमरान खान, मंसूर से हट के नहीं मैं छोटे से जो ज्योतिषी आ गए ना मैदान में कि 2 महीने बाद हुकूमत चली जाएगी, मुकाबले में शेख रशीद आ गए कि भाई गेट नंबर 4 पे कब्जा तो मेरा था, तो दूसरा बंदा आ गया। अब ये जो पेंडोरा बॉक्स है ये इसके गिर्द ही आएगा ना, कि आज ये जो बयानात हैं 2 महीने पहले, 4 दिन पहले थे और आज थे। आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, जो फौज के बारे में और आर्मी चीफ को वो डरा रहे थे कि डरो उस वक्त से जब मैं कॉल दूंगा। मैंने अपने रिपोर्टर इमरान से कहा है कि 15 को चूंकि उनकी मुलाकात अब होनी है, अब हम देखेंगे, क्योंकि लाजिम है कि हमने देखना है कि अब वहां क्या तसुरात हैं। ठीक, ये पता चल जाएगा, क्योंकि एक डिप्टी सुप्रीडेंट जेल जाता है तो उनको पहली दफा सख्ती नजर आती है कि जो फैसिलिटेशन थी वो खत्म हो गई, उस पर उन्होंने पहली दफा गिला शिकवा किया, फिर पेट के दर्द की बात कही कि फूड पॉइजनिंग हो गई। अब ये जो नया काम हुआ है, क्योंकि सारा इनके गिर्द घूम रहा था, मतलब जो बताया जा रहा सारा कुछ, आप ये कह रहे हैं कि ये चीफ प्लानर, ये प्रेस रिलीज इतनी छोटी नहीं है कि हम उसके 1-2 पैरों में से एक पैरे पे कहें कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद, देखें वो इदारे ने ना अपने इदारे को वहां महदूद कर दिया टॉप सिटी पे, कि चूंकि एक इदारा जाती पॉलिसी 2011 से लेके, और ये भी याद रखें कि पहला पैरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को रेफर करके वो, और यहाँ ले आए उसी फैजाबाद धरना केस में आई, वहीं से आई थी, वो भी मौजूद है और काजी फायजी साहब भी मौजूद है, क्योंकि फाइंडिंग अब शायद 30 दिन में या थोड़े दिनों में हो जाएंगी। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसको मामले को हमने सम अप करना है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि हाइप बहुत डेवलप हो जाती है, तो उसका फॉलो अप नहीं होता, और फॉलो अप के बाद कोई हम लेसन नहीं लर्न करते। क्या इसका फॉलो अप होगा तो किस किस्म का फॉलो अप चाहिए, और इससे हमने सबक क्या सीखा। जनरल फैज़ के खिलाफ प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स, ISPR का उसके ऊपर बयान, बहस का आगाज़, और अब ये बहस कहाँ पे जाकर रुकेगी। तवक्को हमें सेंटर साहब क्या करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ये हुआ, हम फॉलो अप क्या देखें। आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं, फॉलो अप मेरे हाथ, आप नहीं, आपके हाथ में नहीं है, अगर नहीं है तो आप बता दें कि हमें, मेरी ख्वाहिशें तो देखें तलब बहुत होंगी, उसमें से चंद एक हमसे शेयर दम निकले वो तो ऐसे नहीं है, लेकिन जिस पे ना निकले वो बता दें आप। देखिए मेरी ये ख्वाहिश सबसे पहले कि एक नेटवर्क हुआ है जो खिलाफत इमरानिया से पहले चलता था, ठीक, फिर जिसकी वजह से वो आए, इमरान खान आया अपने इक़्तिदार, फिर एक तो वो है जिसका आपने जिक्र किया जो नेटवर्क खिलाफत इमरानिया के दौरान चलता रहा, जो उसको चलाता रहा और ख़ुद भी चलता रहा, और एक वो है जो खिलाफत इमरानिया के उतरने के बाद जो है मुतहरिक रहा, जो आज तक शायद मुतहरिक है। अब बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट वो नेटवर्क है जो कि इसके उतरने के बाद आज तक मुतहरिक है या था कल तक, वो नेटवर्क वो है कि जिसमें इतनी दम और ताकत है कि वो स्टेट के साथ टकरा रहा है लगातार। आज 9 मई और इमरान खान की जो एक कन्फ्रंट्रेशन है अफवाज के साथ, उस बात को कितना अरसा हो गया, बहुत अरसा, लेकिन वो ऐसा कोई नेटवर्क है, उसमें ऐसे लोग हैं कि जो इस तमाम चीज़ से जो है वो इसके बावजूद कि अब इमरान नहीं है और एक अनप्रेसिडेंटेड होता है, लेकिन वो चलते रहे और करते रहे। अनप्रेसिडेंटेड, ये पता लगाना जरूरी है। अनप्रेसिडेंटेड आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब आपने पहले सवाल का जवाब का आगाज़ किया था। अनप्रेसिडेंटेड यकीनन है कि अमूमन हमारा ख्याल ये था कि रिटायरमेंट के बाद आपके लिए दरवाजे खुलना भी बंद हो जाते हैं, नोबडी टेक्स यू सीरियसली, क्योंकि आपकी जितनी ताकत है आप इदारे से लेते हैं, और जब इदारे से आप निकल जाते हैं तो बस मतलब आप एक इज़्ज़तदार शख्स के तौर पर रिटायर्ड जर्नल हैं,
लेकिन मुअस्सर जर्नैल नहीं है। मेरे ख्याल में जो एक और एग्जांपल मेरे ज़हन में आता है जनरल हमीद गुल का, जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खुद छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी ताकत का इजहार करना शुरू किया, बट देन फ्रैंकली वो किसी और जाबित, अगर वाकई ये नेटवर्क है पोस्ट रिटायरमेंट, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि नहीं? बिल्कुल है। देखें, जैसा कि पलवाशा साहिबा ने अभी सारी अपनी उन्होंने वो तीनों अदवार का जिक्र किया, प्री इमरान खान, दैन इमरान खान एंड देन पोस्ट इमरान खान, ये बिल्कुल सही है। अभी चूंकि प्रोग्राम में आपका जरा वक्त कम है, इसमें बड़ी तफसील से बात हो सकती है। शुक्र करें वक्त कम है, वरना आपको और बात करनी पड़ेगी। वरना ये आप किस तरह करें, कल मुझे अकेला अकेले प्रोग्राम खुल के तो वो मौसर नेटवर्क इमरान खान के जाने के बाद बिल्कुल मौजूद है और वो चलता रहा है। ठीक। और उसमें ख़ास तौर पे जो बड़ी अनहोनी बात है वो ये है कि अब जैसे इमरान खान साहब का बयान, जी मुझे वीडियो दिखाई जाए, मुझे फलां दिखाई जाए। आज मैं एक और प्रोग्राम में था, वहाँ भी उनके आज तो उन्होंने ये कह दिया कि तीली लगाने की देर है, सब कुछ भस्म हो जाएगा। अब इस बयान पे थोड़ा सा आपको बात करनी चाहिए। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो शख्स इतनी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला गया इदारों के खिलाफ, बल्कि मैं ये कहूँगा स्टेट के खिलाफ, सिर्फ फौज नहीं, उसने कौन से और ऐसा इदारा है जिसको माफ़ किया है हुकूमत से हटने के बावजूद भी, तो उसके पीछे कोई ना कोई ताने बाने तो हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ आती है। ये जो एक उसने बात की है कि तीली लगाने की देर है और फंसा हो जाएगा, तो इसका आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका कितना कॉन्फिडेंस है। मुझे 2014 से समझ आ रही है, बाकी आज तक ना, आज की बात करें ना, 2014 और आज में बड़ा फर्क है। 2014 आज जेल में से भी उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि तीली लगाने की देर है, ये डी चौक में खड़े होकर यही बात करते थे। आज हमें ज्यादा सुनाई दे रही है, डी चौक में खड़े होकर यही बात, लेकिन जेल में नहीं थे ना, कब्रें खोदी थी ना, याद है कब्रें, लेकिन उस वक्त हालात उनके हक में थे ना, आज उनके खिलाफ है, फिर भी उनको इतना एतमाद है कि उनका बिछाया हुआ जो लैंड माइन है वो उड़ेगी। देखें, आप अनप्रेसिडेंटेड की बात हुई, नेटवर्क भी होता है, लेकिन नेटवर्क ये जो है ना, ये सिर्फ दो चीज़ों पे चल रहा है, पैसे पे और कमिटमेंट पे। आप कमिटमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करें। ठीक ठीक। जो मैंने आपको बताया कि पिछले 10-11 साल में जो जहन साजी की गई है ना, और एक प्लान के तहत, और उस पर अरबों रुपये खर्च हुआ, उन बच्चों को तैयार किया गया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे, जो आज डिजिटल दहशतगर्दी बन गई है, उस पर पैसा लगा। वो हर घर के अंदर वायरस घुस गया है दिमाग में। इसलिए ये जो 9 मई के साथ लिंक किया जा रहा है ना जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को, तो कैसे पता चल रहा था कि 9 मई को ये होगा जब जनरल आसिम फॉरेन विजिट पे थे, और अंदर से ये हो जाएगा जब ये लोग यहाँ पहुंचे? कोई तो कम्युनिकेशन थी ना। ठीक। दूसरी जो अहम बात ये है, देखिए मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ज़्यादा यकीन नहीं करता, लेकिन जिस अफेक्टिव तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट आती है ना, और अब आप वो पार्लियामेंट्री जो यूके की पार्लियामेंट में सेमिनार हुआ, जुल्फी बुखारी साहब ने नाज शाह को और लॉर्ड हैनन को किया एक पीआर फर्म के ज़रिए। वो पीआर फर्म अपने वेबसाइट पे लिखती है कि आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हमारे पास आएँ, हमारी सारी नेटवर्किंग तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ है। मतलब वो कहते पैसे दें और काम करवाएं। मैं अभी जुल्फी बुखारी साहब का इंतजार कर रहा हूँ कि वो अभी यूके में जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है उस पर पैसा खर्च करें और वहाँ सेमिनार करवाएं। इसी तरह ठीक नहीं करवाएंगे, इसके लिए होगा। अमेरिका में करारदाद आ गई कांग्रेस से, अभी वो फिर कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन से भी आएगी, यूरोपियन पार्लियामेंट से भी आएगी और यूनाइटेड नेशन से भी आएगी। 40 सेकंड, ये कैसे है? 20 सेकंड्स फॉर यू। 20 ये मैं अभी देख रहा हूँ, जस्टिस ट्रूडन के साथ पीटीआई के लोग पहुंच गए इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे कनाडा में। वो जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली जो सारे के सारे ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहे हैं, इनके हौसले टूटेंगे ये आज की खबर के बाद मेरे ख्याल में, वरना फिर बाकियों को वैसे ही खुदा हाफिज कर देना चाहिए। योर टेक, फाइनल थॉट्स। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि पीछे कोई बहुत तगड़े हाथ हैं जो सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिश है उसमें पीछे से हाथ हैं। और ये आपने जो जिक्र किया यूएन वर्किंग ग्रुप का भी जो एक रिपोर्ट आई थी, उसके पीछे भी एक पेड फर्म थी जिसको जुल्फी बुखारी साहब ने पे किया था, जिन्होंने लिखा हुआ था कि हम हर काम करते हैं पैसों पे, और वो ही लेकर आप चारों का शुक्रिया ये बताते हुए कि जनरल फैज़ और जुल्फी बुखारी इतने ही करीब थे कि जितना पेन का ढक्कन। जुल्फी बुखारी यूज्ड टू बी वेरी क्लोज टू जनरल फैज़ एंड वर्कड इन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन विद हिम। तो ये कोई गैर मामूली और ऐसा वाक़या नहीं है जिसके ऊपर
आपको हैरान होना हो कि अगर यहाँ से हिदायत जारी थी और वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे।